सत्ता के सेमीफाइनल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो पृथ्वीपुर में 55%, रैगांव में 44%, तो जोबट में 40%, तो खंडवा लोकसभा सीट पर 49% मतदान हुआ है। तो बता दें कि ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से हमारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत यहां पर लगातार बढ़ रहा है। सुबह वोटिंग प्रतिशत जहां 9 बजे तक 13 से 14% था, अब जाकर वो कई जगहों पर 50% से ऊपर पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि वोटिंग को लेकर किस तरीके से यहां पर उत्साह वोटर्स में, मतदाताओं में नजर आ रहा है। तो उपचुनाव का रण किसका पूरा होगा प्रण? जी हां, जनता से किए वादे पूरे करेंगे ये प्रत्याशी जब 2 तारीख को उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा। कोई भी प्रत्याशी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी प्रत्याशी जब वहां पर अब जनता के बीच में गए हैं, जनता से उन्होंने अपील की है। फिलहाल आज ये प्रत्याशी पहुंचे हैं, उम्मीदवार पहुंचे हुए हैं, उन्होंने वोट डाला और वोटर से वो एक ही अपील कर रहे हैं कि आप घरों से कृपया करके बाहर आइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है, बहुमूल्य है। अपने वोट की कीमत समझें। आपको लोकतंत्र ने एक बड़ा अधिकार दिया है, अपने अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए और अपने क्षेत्र के कामकाज के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप कामकाज कीजिए। तो हमारे सहयोगी लगातार पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, राजपाल सिसोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे, आज के वोटिंग प्रतिशत को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में आज का महापर्व मतदान का महापर्व है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सभी लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। ये अपील मैं अपनी तरफ से भी करता हूं, पार्टी की तरफ से भी करता हूं और आप लोगों के, सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से आज कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत रुझान अच्छा आने को दिख रहा है, मतदान का प्रतिशत भी अच्छा आने को दिख रहा है। 1 बजे का रुझान लगभग 50% के लगभग हम पहुंच रहे हैं सब जगह और पृथ्वीपुर में तो 50 के ऊपर निकल गए हैं। 5 घंटा अभी और चलेगा, 6 बजे तक का मतदान है। और ग्रामीण क्षेत्र में, अंचलों में जो है दोपहर बाद में तेजी होती है, क्योंकि सवेरे के समय में लोग अपने नित्य कार्यों में रहते हैं, खेती किसानी मवेशी इत्यादि के काम में व्यस्त रहते हैं। महिलाओं का अब जो है भोजन पानी इत्यादि से फ्री होकर आने का सिलसिला शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा इस बार जाएगा। और उपचुनाव में जब हम लोग जनता के बीच में थे तो जनता के बीच में भी उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला था। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता है और मतदाता के बीच में जाकर हम भी हमारी बात को समझाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब हम लोगों के बीच में थे, मतदाताओं के बीच में थे, तो हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता 2-3 बातों पर जनता का ध्यान आकर्षित कराने का काम कर रहे थे और उसमें वो सफल भी हुए। पहली बात ये थी कि हम जनता के बीच में जाकर यह बात साबित करने में और यह समझाने में सफल हुए कि हमारी केंद्र की सरकार की उपलब्धियां, विशेष करके भारत के विकास, विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, न्यू इंडिया का विजन, ये बातें जहाँ एक तरफ हम समझाने में सफल हुए, वहीं हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार मिलकर जिस प्रकार से हितग्राही मूलक योजनाएं, सबका साथ सबका विकास के साथ की योजनाएं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकती है, प्रधानमंत्री किसान परिवार सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और इस प्रकार की तमाम सारी वो योजनाएं जो सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसान और हितग्राही के खाते में पैसे आने का काम हुआ है। यह बात बताने में हम सफल हुए। वहीं दूसरी ओर हम इस बात को बताने में भी सफल हुए कि यह जो दौर है, यह विश्वास और अविश्वास के बीच का दौर है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की थी 1980 में, तो जिन विषयों को, जिन मुद्दों को या जिन वैचारिक अनुष्ठान को लेकर हमने यात्रा प्रारंभ की थी, जब केंद्र में और प्रदेश में हमें सरकार के माध्यम से काम करने का अवसर जनता के आशीर्वाद से मिला,
तो फिर हमने उस भरोसे पे कायम रहने का प्रयास किया और 370 राम मंदिर इस तरीके के जो हमारे वैचारिक अनुष्ठान थे प्रारंभ से, उनको हमने स्थायी समाधान देने का काम किया, वो कार्य पूर्ण करने का काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस प्रकार से अविश्वास का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से कमलनाथ जी के प्रति उनके विधायकों का या उनके नेताओं का अविश्वास है, जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी के खिलाफ उनके G23 ग्रुप का अविश्वास है, यह चीज भी जो लोगों को देखने में आने का काम हुआ। तो ये विश्वास और अविश्वास के मध्य का चुनाव है, ये बात साबित करने में हम सफल हुए। इसका नतीजा है कि लोगों ने विश्वास करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर चुनावी प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। इससे तो इनकार नहीं कर पाएंगे आप। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी अपना जो सर्वश्रेष्ठ उनके पास था वो देने का काम करा ही होगा, नेतृत्व में भी उनके, और किया भी है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार की 15 महीने की उपलब्धियां के नाम पर ये रहा कि संबल जैसी योजनाएं जो बंद कर दी गई, ये भी हमने जनता के बीच में ध्यान दिलाने का काम किया। जिस प्रकार से कांग्रेस जिस वादे के साथ में आए, कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता। यहाँ तक कि इतना घोर अविश्वास का दौर था कि कमलनाथ जी को खंडवा लोकसभा सीट पर अरुण यादव जी मना कर देते कि मैं नहीं लड़ने वाला, चलते चुनाव में उनके विधायक उनका साथ छोड़ के चले जाते। तो ये अविश्वास का दौर जो कांग्रेस के अंदर है, यह भी जनता ने देखा है। जहां कांग्रेस ने एक तरफ जाके लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करने का काम किया है, वहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर पाया गया। एक तरफ वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, देशभक्ति की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए सतीश बिरला जैसे लोगों को कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस में किनारा करना पड़ा। तो ये सारी चीजें भी जनता ने देखी है। निर्णय तो जनता के हाथ में, आज जनता निर्णय दे देगी, शाम तक सारा निर्णय बंद हो जाएगा और 2 तारीख को आप हम सब लोग उससे उस निर्णय को जब वो आएगा सामने तो उसकी समीक्षा कर रहे होंगे। परंतु जनता मन बुना चुकी है। जनता ने विश्वास और अविश्वास के बीच में से सदैव से विश्वास को चुनने का काम किया है। तो इस चुनाव में भी भरोसा हम कायम रखने में सफल हुए हैं। जनता ने हम पर विश्वास जो अर्जित, हमने जो जनता का विश्वास अर्जित किया था, अवसर मिलने पे हम उस पर खरा उतरने का काम। अब कांग्रेस से एक हमारे साथ मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आज सुबह एक मेहमान जुड़ी थी और साफ तौर पर वो कह रही थी कि एक महंगाई का मसला है जिसको लेकर वो जनता के बीच में गए, जनता के जहन में शायद ये मसला भी चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने वोट किया होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि डीएपी एक खाद का मसला है जिसको लेकर काफी जगह लाठीचार्ज की तस्वीरें आई सामने। इन तस्वीरों पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। देखिए, दोनों विषय जो है ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे इनके कच्चे जो पदार्थ इनके जो है, चाहे उर्वरक बनाने की बात हो चाहे पेट्रोलियम हो, दोनों के रॉ मटेरियल्स जो है वो इम्पोर्ट होते हैं हमारे यहाँ, और इम्पोर्ट होते हैं इस वजह से इसकी कीमतें हमारे हाथ में नहीं होती, सरकार के रेगुलेटरी में नहीं है। इस वजह से एक तो भाव बढ़ने की बात। राजपाल सिसोदिया जी, दूसरी तरफ राजपाल सिसोदिया जी, आता हूं मैं। कांग्रेस से सुदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं इस डिबेट में। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और आज जो वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपका, पहला रिएक्शन चाहते हैं। देखिए, ये 4 उपचुनाव हुए हैं और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि ये 4 उपचुनाव सरकार के कोरोना के इलाज के कुप्रबंधन की वजह से आए हैं, क्योंकि तीनों हमारे विधायक और सांसद कोरोना में इलाज ठीक से ना हो पाए जाने की वजह से, दवाइयों का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव, इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम सरकार को तो माफी मांगना चाहिए उनके परिजनों से कि हमारे कुप्रबंधन की वजह से हम उनका इलाज नहीं करा पाए, उनकी असमय मृत्यु हो गई है। तो निश्चित रूप से ये इनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए 4 उपचुनाव आए हैं। और इन उपचुनाव में हम जनता के बीच गए हैं, हमने अपने जिताऊ कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया है, सबके राय शुमारी करके, सब आपस में चर्चा करके सर्वे में जो नाम आया उनको प्रत्याशी बनाया और हमारा बूथ बंद। सुदेश जी, आपको लगता है कि कोरोना का भी एक अहम मसला रहा, ये भी एक चुनावी मुद्दा था, या फिर अब उस चीज को लोग भूल चुके हैं, उसकी व्यवस्थाएं या अव्यवस्थाएं ये रहा? क्योंकि इस मध्य प्रदेश के 2.5 लाख लोगों के परिजनों ने प्राण खोए हैं और ये 4 प्रत्याशी जो विधानसभा के 3 सदस्य और 1 लोकसभा के सदस्य की मौत हुई, वो भी कोरोना में हुई है। इलाज के
के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में, कुपोषण की वजह से 2-2.5 लाख लोगों की मौतें हुई है। और मौतों का सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार घोषणा करने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं दे पाई। और रहा सवाल इस बात का, महंगाई चरम पर है। महंगाई की अगर बात करें तो डीजल 106 रुपए है, पेट्रोल 116 रुपए है, गैस 1000 रुपए है। जबकि इनके दृष्टि पत्र में 2018 का दृष्टि पत्र अगर देख लिया जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि अगर इंटर पास कोई छात्र फर्स्ट डिवीजन लाता है तो हम उसको लैपटॉप देंगे, अगर 75% लाता है हम उसे स्कूटी देंगे, महिलाओं को हम फ्री निःशुल्क यात्रा कराएंगे, किसानों को हम 500 करोड़ का पैकेज अलग से देंगे और रसोई गैस पर 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। इनके दृष्टि पत्र में देख लीजिए, एक भी काम पूरा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की हालात ये है, कल ही एक किसान ने आत्महत्या की है क्योंकि उसको एक तो सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाना, उसके बाद उसको खाद बीज ना मिलना, तीसरी बात कर्जा माफी ना हो पाना। क्योंकि सरकार कांग्रेस की जब आई थी 2018 में, माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इस पर उंगली उठाएंगे, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए सब कुछ रिकॉर्डेड है। इनकी विधानसभा में इनके मंत्री, कृषि मंत्री ने स्पष्ट उल्लेख किया है, स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और ये अगर कर्ज माफी करते रहते तो कल एक किसान ने की जो आत्महत्या हुई नहीं हो पाती। और 15 वर्ष के इनके कार्यकाल में अगर जोड़ा जाए तो 15,126 किसानों ने आत्महत्या की है। और ये आत्महत्या को देखते हुए किसान परेशान न हो, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता है और अन्नदाता हमारा भगवान है। और उस भगवान का बेटा जब जवान होता है तो बॉर्डर पर जाकर हमारी रक्षा करता है। कुल मिलाकर के अन्नदाता की बात, उसको अवहेलना किया जाना, उसको अनादर किया जाना, ये सबसे खराब है। क्योंकि हमारे देश में 70 से 75% आबादी कृषि पर आधारित है। और आज किसान खेत खाद के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए दर की खा रहा है, तो ये कमा रहे हैं। माफिया तंत्र हावी है। और मैं ये बताऊं, किसान संघ ने परसों 40 शिकायतें दर्ज कराई थी, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम महंगाई के मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दों को, कोरोना में हुई मौतों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचे हैं। और निश्चित हमें भरोसा है कि जनता ने मन बना लिया था बहुत पहले, इसीलिए दमोह के ठीक है। वो तो 2 तारीख को अब तय होगा सर, 2 तारीख को तय होगा कि जनता के मन में क्या चल रहा है। जनता भी अपने पत्ते नहीं खोल रही और जनता जागरूक है। राजपाल सिसोदिया जी, इस बात को आप भी मान रहे हैं, जनता जागरूक है। अभी 105 साल की एक बुजुर्ग महिला, एक स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी लोगों की तस्वीर हमने दिखाई और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और वो पत्ते भी नहीं खोल रही है। वो नहीं बता रही है कि किस मुद्दे और किस मसले पर वो गए हैं, बस वो एक ही शब्द बोल रहे हैं कि विकास चाहते हैं वो अपने क्षेत्र का। देखिए, जनता जागरूक है, ये बात आपकी जो है, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, वर्तमान समय जनता किसी प्रकार के किसी प्रलोभन में, किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आती है। जनता को जो करना होता है, जिस प्रकार की नीति और विश्वास जिस राजनीतिक दल पे वो करते हैं, नोट बांटने का काम क्यों कर रहे हैं, समर्थन व्यक्त करते हैं। अब दूसरी बात ये कि अभी मेरे मित्र स्वदेश जी कह रहे थे, बड़ा अच्छा कह रहे थे वो, कि 4 लोग ये जो एक्सपायर्ड हुए, चारों कोरोना की वजह से हुए। तो ये वैश्विक महामारी थी भैया, सिर्फ 4 लोग एक्सपायर हुए ऐसा नहीं है। काफी लोग हमने अपने बीच में खोए हैं और जिनको खोया है और जिनने खोया है वो उनकी जानते हैं वैश्विक स्तर पे। और आज भी अगर उपचुनाव की बात करें तो शायद स्वदेश जी की जानकारी में ये नहीं होगा कि आज देश के अंदर लगभग 11 राज्यों में विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं और 11 राज्यों में वो राज्य भी है जो कांग्रेस शासित है। इसलिए ये बात कहना, मैं समझता हूँ, बिना सिर पैर की बात होगी कि कोविड की वजह से चले गए और राज्य सरकार की वजह से चले गए इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। वो नहीं साहब, बिना आपकी नहीं है। मेरे घर में भी कोरोना के मरीज हुए, सिसोदिया जी, 17 लाख रुपए एक मरीज पर खर्च हुए हैं। और कई लोगों के परिजन तो अपनी जमीन, जेवर और देखिए, तो ये क्या घर बेच कर भी अपने पेशेंट को बचा नहीं पाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन कहाँ से लाते हो? महामारी थी भैया, इस महामारी के अंदर तो महामारी, तो ये बता दीजिए, मान लिया ये महामारी प्रकृति की देन थी, प्रबंधन किया जाना सरकार की जवाबदारी थी कि नहीं थी? जब कोरोना पे भी हमने जवाब देने का काम किया था, स्वदेश जी जरा आप सुनिए बात को। आप देखिए साहब, मत बोलिए, ये मध्य प्रदेश नहीं बोला है आपने जो आरोप लगाया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर उपचुनाव की बात आप करते तो उपचुनाव छत्तीसगढ़ में भी है एक सीट के ऊपर, तो क्या छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है तो आप जिम्मेदारी लेते हैं क्या?
ऐसा नहीं होता है। ये वैश्विक महामारी थी, वैश्विक महामारी में अपने अपने परिजनों को महंगाई भी वैश्विक महामारी में शामिल कर दी है आपने, इसमें खोया है। आप बताइए, 18 महीनों में 36 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, के बाद भी जिसको नहीं बचा सके उसको नहीं बचा सके। ठीक है, चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे सर, इस चर्चा को, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कुछ सहयोगी इस फील्ड पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीरों से रूबरू हो रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एक बार दे देते हैं आपको। कर्ण हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कर्ण, वहां पर सुबह के वक्त जब आप पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीर, उसके बाद जब जनता वहां पर पहुंचने लगी, वोटर्स वहां पर पहुंचने लगे, क्या कुछ कह रहे हैं वोटर्स, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत लगातार अब बढ़ता जा रहा है? देखिए, बिल्कुल वोटिंग परसेंट सुबह से ही, यदि मैं सिर्फ पृथ्वीपुर की अगर बात करता हूं तो लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों पर साफ तौर पर नजर आई हैं और इन मतदान केंद्रों पर हर आयु वर्ग के लोग जो हैं मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और यदि मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो पृथ्वीपुर विधानसभा में लगभग 55% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। और उसके साथ ही अगर हम रैगांव की बात करते हैं तो 44%, वहीं जोवट की अगर बात करते हैं तो वहां पर 40% और खंडवा सीट की अगर बात करते हैं तो वहां पर 39% मतदान हो चुका है। और ये सभी मतदान प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक के हैं। और इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता जो है दोपहर के 1 बजे तक आकर जब इतने मतदान प्रतिशत को आगे बढ़ा रही है और ऐसे में अब दोपहर के बाद लोग जब फ्री हो जाते हैं अपने दैनिक दिनचर्या से, ऐसी स्थिति में उम्मीद यही है कि वोटिंग प्रतिशत में एकाएक वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि जो लोग हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमने सवाल भी किए और हर व्यक्ति विशेष जो मताधिकार करने के लिए मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचा है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वह अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट यानी विकास चाहते हैं और वो विकास कोई उनकी बड़ी मांग नहीं है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए। यदि उन साफ तौर पर उनका कहना है कि स्थिति अगर मैं कुछ शब्दों में कहूं तो किसान, किचन, खाद, ऐसे छोटे छोटे विषय जो हैं वो व्यक्ति के लिए बेहद गंभीर हैं, क्योंकि एक और महंगाई, इस बीच कोरोना और कोरोना के साथ में हमने मध्य प्रदेश में बाढ़ की तस्वीर भी देखी है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो है मध्य प्रदेश का किसान। ऐसे में 26,48,000 मतदाता जो हैं वो आज मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और 3944 मतदान केंद्र पूरी चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किए गए हैं, जहां पर लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और हर किसी व्यक्ति के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल जरूर उठ रहा है कि वो जब अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, जिस प्रत्याशी के लिए वोट देंगे, उसको वोट देने से पहले उनके जहन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है हमारे क्षेत्र का, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे हम पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें या हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इसके अलावा तमाम मंत्रीगण लोगों के बीच में पहुंचे, आम सभाएं हुई और हर किसी ने अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच में ले, बिल्कुल अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान जुड़े हुए हैं। राजपाल सिसोदिया जी, यहाँ पर देखिए किचन और किसान और इसके बाद महंगाई, तो किचन, किसान, महंगाई और किसान भी, आम जनता भी, ये सभी महंगाई से इस वक्त परेशान है और जाहिर है कि महंगाई सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर है लोगों के बीच में परेशानी। इसके अलावा डीएपी खाद को लेकर उन तस्वीरों का जिक्र हम आपसे लगातार कर रहे हैं कि ये भी तस्वीरें हैं और ये भी चुनावी मसला है, क्योंकि जहन में ये लोगों ने कहा इशारों में कि हाँ, हम चाहते हैं विकास हो और हमारी जो मुश्किलें हों वो भी दूर हों। निश्चित तौर पर वही बात कह रहा था, स्वदेश जी जुड़े थे, उसके पहले अपनी बात जो चल रही थी वो यही चल रही थी। मैं आपको यही कह रहा था कि पेट्रोलियम और उर्वरक, इन दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो इंटरनेशनली रेट्स पे चलता है और वो इम्पोर्ट होता है। खाद का भी 99% रॉ मटेरियल जो है चाइना और अन्य राष्ट्र से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है। कोविड के बाद की परिस्थितियों में सारी चीजों के रेट्स में बड़ा फ्लक्चुएशन आने का काम हुआ है और वो रेट्स जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है, कारण तो ये रहा। दूसरा, मध्य प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर जो एक बार बात उठी, वो खाद की बेसिकली समस्या नहीं, वो वितरण प्रणाली के कैलेंडर का गड़बड़ाना है। हाँ। वितरण प्रणाली जो खाद की होती है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में रेगुलर रहती है और उसका एक कैलेंडर बनता है। जैसे जैसे मांग निकलती जाती है ऐसे ऐसे खाद की आपूर्ति होती चली जाती है। सिंचाई के सीमित संसाधनों में
किसान सिंचाई करता जाता है और वो नहीं करता जाता है रबी फसलों की। परंतु इस बार क्या हुआ कि मानसून गिर गया, मावठ आ गई और मावठ मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आ गई। इससे किसान एक साथ नहीं तो किसानों तक मैसेज सही नहीं गया क्या? किसानों तक मैसेज नहीं जा पा रहा है क्योंकि किसान तो पहुंच रहे हैं खाद लेने के लिए, 2-2 दिन तक इंतजार कर रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही। मैसेज आएगा ना, जब अपन बात करेंगे और अपनी बात जाएगी तब मैसेज आएगा। सरकार की तरफ से भी मैसेज गया है। मैं वही मैसेज देने का काम कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है, सिर्फ वितरण प्रणाली के कैलेंडर की डेट से आगे पीछे हुई है। आज तारीख 30 है, आज लगभग 30 से 32 रेक मध्य प्रदेश में खाद की आने का है और आज शाम तक वो सब जगह उतर के कल तक किसानों तक पहुंचने का काम होगा। उस कैलेंडर में संशोधन करते हुए फास्ट कैसे जल्दी से जल्दी हम आपूर्ति कर सके उस तरफ हमने काम करने का काम किया है। ठीक है, फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं किसान बंधुओं को, सुदेश शर्मा जी, वाकई स्थिति ऐसी ही है कि किसानों तक यहाँ पर सीधा संदेश, सीधा मैसेज नहीं जा पा रहा है। जी आपकी आवाज नहीं आई जी। सवाल यह था कि क्या किसानों तक वाकई मैसेज नहीं जा पा रहा है यहाँ पर? क्या वाकई किसान वहां पर पहुंच जा रहे हैं और 2-2 दिन तक इंतजार उनको करना पड़ रहा है? पहले भी आपको कहा है कि कल ही और कल और परसों 2 दिन के बीच में किसानों ने 40 शिकायतें दर्ज ऐसी कराई हैं जिसमें प्राइवेट जो दुकानदार है खाद बीज उर्वरक बेचने वाले लोग, उनके यहाँ स्टॉक पूरा है, क्या कोई कमी नहीं है। 1200 का सामान 2000 में आराम से दे रहा है और किसानों को लेना पड़ रहा है। कल ही एक किसान ने आत्महत्या इसलिए की कि उसकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाना और खाद भी समय पर ना मिलना। अगली जो बुआई आने वाली है चना मसूर होने के 20-25 दिन बचे हुए हैं, इनमें उसके पास खाद बीज अगर समय पर नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो क्या करेगा। बिजली की बात करें तो कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट तक बिजली देने का काम किया था, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए थे। महानगरों के लोग भी लाभान्वित हुए थे तो 100 यूनिट तक बिजली दिलाते हैं। रहा सवाल इस बात का, आज की अगर बात करें तो बिजली के बढ़े हुए दाम, किसानों को मनमानी बिल और बिल, आम जनता की बात करें तो 5 से 10 हजार तक आम जनता को बिल अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं। तो परेशानी त्राहिमाम मचा हुआ है। तो हमें इस बात का हमेशा है क्योंकि हम ये जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा लेकर आई कांग्रेस देश की आजादी के बाद, और हरित क्रांति श्वेत कांग्रेस लेकर आई जय जवान जय किसान का नारा है। लेकिन आज के लिए हम लोग कह देते हैं जय वोटर्स, क्योंकि दिन उनका है। 2 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे सर, बातचीत हम लोग करेंगे उस दिन भी, 2 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन जय वोटर्स का आज दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सुदेश जी आपका भी, राजपाल आपका भी, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। 2 तारीख को हम लोग फिर से एक बार बातचीत करेंगे। लेकिन बता दें कि जय वोटर्स का आज दिन है और वोटर्स निकल रहे हैं और लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बहरहाल पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।